नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के विशेष कार्यक्रम चर्चा में। इस वर्ष भारत अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मना रहा है। 23 अगस्त 2023 को चंद्रयान 3 की सफलता के बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इसकी घोषणा की गई। आज चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम पर। चर्चा के लिए हमारे साथ में मौजूद हैं बिरला तारामंडल के पूर्व निदेशक और वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप भट्टाचार्य जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक नजर डालते हैं हमारी इस विशेष रिपोर्ट पे। अंतरिक्ष में भारत एक और उपलब्धि हासिल करने जा रहा है। इसरो का लक्ष्य दिसंबर तक गगनयान प्रोजेक्ट का पहला मिशन लॉन्च करना है। इस अभियान के लिए रॉकेट के 3 चरण श्रीहरिकोटा के सार रेंज पहुंच चुके हैं। एजेंसी इस वर्ष के अंत तक अपनी पहली परीक्षण उड़ान का लक्ष्य बना रही है। पहले मानव उड़ान मिशन गगनयान के लिए रॉकेट की पहली परीक्षण उड़ान दिसंबर में होने की उम्मीद है। गगनयान भारत का पहला मानव अंतरिक्ष उड़ान मिशन है, जिसके तहत 4 एस्ट्रोनॉट्स अंतरिक्ष में जाएंगे। मिशन 2024 के आखिर या 2025 तक लॉन्च हो सकता है। गगनयान में 3 दिनों का मिशन होगा, जिसके तहत एस्ट्रोनॉट्स के दल को 400 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की कक्षा में भेजा जाएगा। इसके बाद क्रू मॉड्यूल को सुरक्षित रूप से समुद्र में लैंड कराया जाएगा। अगर भारत अपने मिशन में कामयाब रहा तो वह ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा। इससे पहले अमेरिका, चीन और रूस ऐसा कर चुके हैं। गगनयान के पहले मिशन को G1 कोड दिया गया है। ये मानव रहित मिशन होगा, यानी इसमें कोई इंसान नहीं जाएगा। इसके बाद S-200, L-1 और C-32 फेज पूरे किए जाएंगे। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथ ने दूरदर्शन से खास बातचीत में भारत के अति महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की प्रगति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि इस साल दिसंबर महीने में इस मिशन का पहला परीक्षण किया जाएगा, जिसमें ह्यूमन रेटेड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। In the last about 4 or 5 years, we have been working on this program for building a rocket which will be human rated, building the craft that is called the Gaganyaan craft, the crew module, and the associated complex systems, a crew escape system, and the intelligence in the rocket which are required to carry out this mission. I can tell you that we have reached the threshold of completing the rocket ready. The rocket is already completed the human rating and is at Satish Dhawan Space Center for ready for launch. So the first mission we are undertaking without crew inside, but with a robot, which will be replicating the human flight scenarios and do the measurements. Vyomitra, of course. स्वतंत्रता दिवस के मौके पर इसरो ने गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स की ट्रेनिंग का एक वीडियो जारी किया है। वीडियो में दिख रहा है कि एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस जैसी एक सिमुलेटेड कंडीशन में ट्रेनिंग दी जा रही है। इसरो ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर यह वीडियो शेयर किया है। वीडियो में एस्ट्रोनॉट्स स्पेस मॉड्यूल के भीतर योग कर रहे हैं। उन्हें अंतरिक्षयान, जीरो ग्रेविटी और स्पेस में आने वाली अन्य चुनौतियों के हिसाब से ट्रेनिंग दी जा रही है। पीएम मोदी ने फरवरी में तिरुवनंतपुरम स्थित विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर में गगनयान मिशन के एस्ट्रोनॉट्स के नामों का ऐलान किया। इसरो ने अपने गगनयान मिशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। इनमें से एक को अंतरिक्ष की यात्रा पर भेजा जाएगा। चारों एस्ट्रोनॉट को अंतरिक्ष पर जाने के लिए खास ट्रेनिंग दी जा रही है। चारों एस्ट्रोनॉट वायुसेना के ट्रेंड पायलट हैं। आज भारत अंतर्राष्ट्रीय पटल ही नहीं अंतरिक्ष पर भी अपनी छाप छोड़ रहा है। संदीप जी, जिस प्रकार से आज भारत की चर्चा पूरे विश्व भर में हो रही है, इस माना जाता है कि इसकी शुरुआत आदि काल से ही हो गई थी, जब आर्यभट्ट और हम देखते हैं भास्कर का नाम प्रमुखता से लिया जाता है। आपके अनुसार अंतरिक्ष विज्ञान की शुरुआत और इतिहास किस प्रकार रहा? देखिए, पृथ्वी में जितने भी प्राचीन सभ्यताएं हैं जी, जैसे चाइनीज, हमारे वैदिक सभ्यता और मध्य प्राच्य में बेबीलोनियन सभ्यता, उधर इजिप्ट में नील नदी के आसपास के जो बसाव थे उसके सभ्यता, इसको इजिप्शियन सिविलाइजेशन कहते हैं। इनके अगर आप पैमाना देखें कि उनके उच्चताएं, उनको वो कितनी ऊंचाई पर अपनी पहुंचे थे अपनी टेक्नोलॉजिकल या नॉलेज के हिसाब के, ज्ञान के प्राप्ति के हिसाब से उस समय के अनुसार, तो ये जो स्पेस की जो ज्ञान है, जैसे खगोल शास्त्र की जो ज्ञान है, ये एक बहुत अच्छा पैमाना हो सकता है। और जहाँ तक भारत की बात है, वहाँ पर हमारे सभ्यता की सभी चीज़ें आकाशीय उसके ऊपर निर्भर करता।
केवल सभ्यता क्यों, हमारे दैनिक आचार आचरण, जी। धार्मिक आचार आचरण, बिल्कुल। सब कुछ आकाशीय पिंड पर निर्भर है। जी। तो जाहिर है, तो आकाशीय पिंड के हमारे यहाँ पर अवलोकन बहुत सारे हुआ है, जी, उसके जी। अध्ययन भी हुआ है जी। और उसका ज्ञान भी हमें प्राप्ति हुई है। तो नेचुरली बाकी सारे सभ्यता के साथ साथ हम भी और इसके साथ साथ अगर आपको खगोलीय ज्ञान की प्राप्ति करना है, जी। तो सबसे ज़्यादा इसके साथ जो दूसरा एक विद्या जुड़ी हुई है, गणित विद्या। जी। तो नेचुरली आपको गणित और खगोल शास्त्र में जी। एक मेल बंधन है। उस मेल बंधन बिल्कुल। के साथ अब अगर आप जितना प्रगति कर सकते हैं, साथ साथ गणित का भी प्रगति हो सकता है, बिल्कुल। तो आप एक नई ऊंचाई छू सकते हैं। परंतु इसके साथ में संदीप जी, जो आर्यभट्ट और हम भास्कर की बात करें, बिल्कुल। उनका नाम प्रमुखता से लिया जाता है। कहा जाता है कि जो खोज वर्षों बाद विश्व भर में की गई, वो शायद खोज आर्यभट्ट द्वारा पहले ही अपने अध्ययन में कर दी गई थी। बिल्कुल। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो है कि हमारी जो एक ट्रबल्ड हिस्ट्री है, जी। पिछले 1000 सालों का एक जो ट्रबल्ड हिस्ट्री है, उसमें हम बहुत सारे चीज़ खोए भी हैं और कुछ पाए भी हैं, लेकिन कई सारे चीज़ हम खोए भी हैं। और उसके बाद एक उपनिवेश बनने के बाद कई सारे चीज़ें जो हमारे पिछली अचीवमेंट्स थे, जो पिछली जो हमारे उपलब्धियां थी, वो सारे एक कंसर्टेड एफर्ट ही कहेंगे, जिसको हम वर्ल्ड एक्सेप्ट करने के लिए, जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड था, जो फर्स्ट वर्ल्ड है, वो उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। परंतु उसके बाद भी आज हम देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इसरो के साथ जो संयुक्त जो प्रयास रहा, उसके बाद में आज चंद्रयान की सफलता के बाद में जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस की जो घोषणा की गई, चंद्रयान 3 की जो एक जब सफलता थी, तो पूरा देश गौरवमय हो गया। और उस सफलता को जो प्रधानमंत्री ने, राष्ट्रपति ने न केवल शुभकामनाएं दी, परंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उसका नामकरण भी किया गया, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस द्वारा की घोषणा की गई। इसको किस प्रकार देखते हैं आप? देखिए, पिछले सदी में, पिछले एक दशक में, या उसके थोड़ा सा अधिक समय में, या एक दशक क्यों कहूँगा, मुझे लगता है कि आर्थिक जो प्रगति के जो एक बाढ़ आया है, वो करीब सन 2000 के आसपास से शुरू हुआ है। और पिछले एक दशक में उस एक नया उछाल, उस बाढ़ का एक नया उछाल हमें देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ हमारी जो कर्म क्षमता है, हमारी मानसिक जो दृढ़ता है, हमारे जो नए नए लक्ष्य को छू पाने का, अचीव करने के जो आकांक्षाएं हैं, वो भी धीरे धीरे बढ़ चुका है। और उसके साथ साथ हम नए ऊंचाइयों को अंतरिक्ष विद्या में हम छू रहे हैं, ना केवल अंतरिक्षीय खोज में, बल्कि अंतरिक्षीय, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन में। जी। और स्पेस एक्सप्लोरेशन एक ऐसे सब्जेक्ट है और ऐसी एक विषय है जो इज वेरी विजुअल, मतलब सबको दिखता है। आपको कोई नया ज्ञान प्राप्ति हुआ, उसको आप कहीं पर पब्लिश करेंगे, आर्टिकल पब्लिश होगा, कुछ लोगों के हाथ में जाएगा, धीरे धीरे और पब्लिश होगा। जैसा हमने देखा भी कि अगर चंद्रयान 3 की जब सफलता हो रही थी, तो उसको प्रसारित किया गया, उसका जो सजीव प्रसारण है वो पूरे देश ने देखा। तो हाँ, नॉट ओनली हमारे देश, पूरे विश्व ने देखा। बिल्कुल। और मैं केवल चंद्रयान 3 की बात नहीं करूंगा, इसमें चंद्रयान 2 के भी अपनी किरदार उसमें है, क्योंकि अंग्रेजी में कहते हैं फेलियर्स आर द पिलर्स ऑफ सक्सेस। शायद हमें उस समय उस फेलियर की जरूरत थी, है ना। और शायद मेरे मानना यह है कि हमारे साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट जो हैं, वो इतने कॉन्फिडेंट थे कि उन्होंने काफी सारे काम किए थे उसके ऊपर, और अपनी सफलता के बारे में बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट थे। और आज पता, शायद आप नजर किए होंगे, आज टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख आया है कि चंद्रयान 3 की जो खोज है, जो उसकी जो रोबोट है, उसके विक्रम, वो उसने जो वहां पर उस सतह पर छानबीन किया है, उसके जो रिजल्ट्स आया है, उस रिजल्ट से ये पता चलता है कि चंद्रमा की जो धरती की संरचना के बारे में जो हमारे जो अवधारणाएं हैं, उसकी पुष्टि हुई है। जी। प्रमुख जो संदीप जी, अनुसंधान की हम बात करने से, हम बताया अनुसंधान की हम बात कर रहे हैं, चंद्रयान 3 की हमने बात करी,
तो भारत में अंतरिक्ष अनुसंधान की हम बात की जाए तो इसरो प्रमुखता से काम कर रहा है। आज जिस प्रकार से इसरो के काम लगातार हम देख रहे हैं, तो सफलताएं लगातार हम देख रहे हैं, तो इसरो की आज की और आने वाले सालों में क्या भूमिका है? देखिए, इसरो की जो भूमिका है वो तो नेचुरली हमें नई नई ऊंचाइयों को छूना है। जी। मंगल ही काफी नहीं है, हमें तो उसके पार भी जाना है। मंगल को छूना ही काफी नहीं है। जी। और जहां तक मानव सभ्यता की बात है, तो हमारा तो पहला कदम अभी चांद है। चांद को तो हमने छुआ ही है, हमें तो वहां पर उतरना है। जी। चहलकदमी करना है हमें। जी। और उसके लिए हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, उसके लिए और ज्यादा पार्टिसिपेशन चाहिए, और ज्यादा प्राइवेट सेक्टर्स के पार्टिसिपेशन चाहिए। जी। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस हो रहे हैं, उसके साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि कोई एक इंस्टीट्यूशन या कोई एक गवर्नमेंट के लिए ये इतना बड़ा एक जैसे मान लीजिए आप चंद्रमा पे कॉलोनियां बसाना चाहेंगे, तो उसका जो एक्सपेंसेस आएंगे किसी एक देश के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशंस के लिए उठा पाना करीब असंभव ही होगा। तो आपको चाहिए कोलैबोरेशन, और आप जाहिर है इट विल बी एन इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। और आप उस समय आप पृथ्वी के जो उन्नत देश है उनके साथ कंधे पे कंधे मिलाकर उस चंद्रमा पर मानव बस्ती बनाने का जो आप उसमें किरदार निभाएंगे, वो भी एक अपने आप में बिल्कुल अहम होगा संदीप जी, क्योंकि जो भारत है वो उन्नत देशों में शामिल होने की जो रेस है और बिल्कुल कगार पे है, क्योंकि जो विश्व गुरु की हम बात कर रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में, तो भारत विश्व गुरु बनने की कगार पे ही है। उसके साथ में बात करूं गगनयान के साथ में मंगलयान की आपने बात करी कि चंद्रयान ही काफी नहीं है, मंगलयान को लेकर और गगनयान जो आने वाले सालों में जो इसरो के प्रोजेक्ट्स हैं, उस पे आप किस प्रकार अपना विचार रखना चाहेंगे? देखिए, गगनयान पर मैं बाद में आता हूं, पहले हम मंगल ग्रह पर मंगलयान के बारे में बात करें। मंगलयान से हमने ये प्रूव किया कि हम मंगल तक भी पहुंच सकते हैं। जी। क्यों मंगल, शुक्र क्यों नहीं? जी। मैं उसमें जब शुक्र की तरफ जाना नहीं चाहता हूं, मैं मंगल में ही फिलहाल अपने आप को लिमिट करता हूं, क्योंकि पृथ्वी के आसपास मंगल ही एक ऐसा ग्रह है जहां आप धरती को छोड़कर कहीं और परमानेंट एक बस्ती बना सकते हैं वहां पर। और वहां पर चंद्रमा पर बसने का बहुत सारे चुनौतियां हैं। जैसे वहां पर हवा नहीं है, पानी तो मिल गया है लेकिन हवा के लिए आपको ये करना पड़ेगा। फिर चंद्रमा की जो धूल है वो भी एक अपने आप में चुनौती है, क्योंकि किसी भी तरीके से अगर त्वचा को छू जाए, अगर आप सांस नली में घुस जाए, वो आपको स्वास्थ्य की लिए हानिकारक हो सकता है। परंतु जो मंगल ही क्यों? क्योंकि हमें मंगल पर हमें बहुत पानी की ये मिले हैं, वजूद के निशान मिले हैं। कभी वहां पर था, हमें ये सब पता नहीं है आज वो कहां पर है। लेकिन हालिया में कई एक रिपोर्ट पढ़ रहा था जो ये बता रहा है कि मंगल के सतह के नीचे करीब 10 से 20 किलोमीटर नीचे इतना पानी है जो अगर उसको मंगल के सतह के ऊपर किसी तरह लाया जाए तो मंगल के पूरी सतह को करीब 1 किलोमीटर गहरा समुद्र से वो भर सकता है। तो इतना पानी वहां पर मौजूद है। फिलहाल उसको एक्सेस कर पाना बहुत डिफिकल्ट होगा, बट एनीवे हम किसी भी चुनौतियों का हमेशा सामना करने के लिए हमेशा प्रोग्रेसर है। और प्लस ये है कि वहां पर हवा भी है जी। ऑफ कोर्स वो हवा पृथ्वी की तरह नहीं है, इतना घना नहीं है, बहुत ही हल्का है, लेकिन शायद हम टेराफॉर्मिंग करके उस ग्रह को पानी और हवा से भी जी, ये तो अनुकूलता संदीप जी ने बताई। परंतु जो मंगलयान को लेकर जो भारत की तैयारियां हैं, भारत मंगलयान की ओर जो सफलता की ओर अग्रसर है और लगातार मंगलयान को लॉन्च करने की तैयारियां भारत जो कर रहा है, उसमें क्या अपडेट है आपके अनुसार और वो कितना सफल हो सकता है? नेचुरली हम तो खाली मंगल ग्रह पर पहुंचकर उसके ऑर्बिट के चारों तरफ गए हैं जी, उसके धरती पर हम उतर नहीं पाए हैं जी। अगला कदम यही होगा वहां पर उतरना। अगर गगनयान की हम बात करें, गगनयान की बात करें तो आइए हम गगनयान तो धरती के करीब
100 से करीब 200 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में एक कक्षापथ में उसको रखना है गगनयान को। जी देखिए, गगनयान एक ऐसा चीज होगा, वो मानव, अब तक हम मानव रहित यानों को हम आसमान में भेजने में सफल हुए हैं। जी अब हमें मानव सहित ऐसे यानों को भेजना है आसमान में, जो किसी भी मानव को ऊपर ले जाकर जी फिर वापस सुरक्षित नीचे भी उतारना है। जी तो ये अपने आप में हमारी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और आर्थिक जो शक्ति है उसके हिसाब से ये एक हमारे लिए चुनौती है। पहला, चीन ऑलरेडी इस दिशा में अपना कदम रख चुका है अमेरिका और रशिया के बाद। हमें भी अपना कदम हम रखने जा रहे हैं, और जा बिल्कुल, रहे बिल्कुल, हैं, और हम पूरी उम्मीद कर रहे हैं कि गगनयान हमें किसी भी भारतीय को राकेश शर्मा के बाद मेरे ख्याल से 2024 के अंत में ही ये प्रक्षेपण उसका शुरू होगा। लेकिन उसके पहले एक मानव रहित गगनयान को ऊपर ले जाया जाएगा और वापस लिया जाएगा, एंड देन मानव सहित बिल्कुल इसकी सफलता के बाद में शायद देश को एक और गौरवमयी क्षण प्राप्त होगा। परंतु अगर बात की जाए भारत की, क्योंकि भारत आज भी कृषि प्रधान देश है संदीप जी, कृषि विकास को लेकर अंतरिक्ष विज्ञान की क्या भूमिका हो सकती है? देखिए, यहाँ पर आ जाता है रिमोट सेंसिंग। ऐसा है कि जैसे जैसे आप धरती से ऊपर चले जाते हैं, बहुत सारा लार्ज एरिया आपके नजर में आ जाता है। एक नजर में ही बहुत सारा एरिया आप नजर में आ जाता है, और एक ही आंख से आप बहुत बड़े एरिया के ऊपर कंटिन्यूअस नजर रख सकते हैं। जी जैसे वहां पर आपको पता है कि आजकल हम मौसम के बारे में आज से 20 साल पहले जितना हम एक्यूरेट थे, जी आज हम उससे ज्यादा काफी एक्यूरेसी प्राप्त कर चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और आपके मोबाइल में आपको उसका वार्निंग आ जाता है कि आज चूरू, जयपुर और कहां पर घने बरसात आने वाला है। सेम चीज हमें कृषि में भी हम अपने सैटेलाइट्स के थ्रू हम ये कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रेडिक्शंस हम पहले से कर पाए कि कहां पर जमीन पर पानी ज्यादा है, कहां पर हरियाली ज्यादा है, कहां पर मिट्टी में कौन सी मिनरल्स ज्यादा है, जो हम अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट से हम उसको मैपिंग कर सकते हैं, और वहां पर वही कृषि उत्पाद को हम बढ़ावा दे सकते हैं। केवल वही नहीं, हम ऊपर से नजर देकर ये भी एस्टिमेट कर सकते हैं कि इस बार जो हमने बोया है उसका पैदावार कितना होगा, जी उसका भी हम एस्टिमेट कर सकते हैं। उत्पादकता पे भी इसका असर पड़ने वाला है, और शायद बिल्कुल बहुत सार्थक और सकारात्मक असर मुझे लगता है कि इसका पड़ेगा। परंतु स्टार्टअप की बात पूरे देश में प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा की जा रही है, लगातार स्टार्टअप्स की बात हम कर रहे हैं, तो अंतरिक्ष भी इससे अनछुआ नहीं है। मुझे लगता है भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान में स्टार्टअप्स की क्या भूमिका हो सकती है? स्टार्टअप्स की भूमिका नेचुरली काफी ज्यादा है, और किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में ही अंतरिक्ष, देखिए, एक अनंत अध्याय है। उसको छूने की, उसके बारे में अध्ययन करने का कई सारे रास्ते हैं, कई सारे प्रक्रिया हैं, और उसको केवल एक ऑर्गेनाइजेशन या एक ही संस्था उसको उस बारे में अपना काम करे, ये मेरे ख्याल से मानव शक्ति का शायद कुछ सफलता में एग्जैक्टली मानव बहुविचार, बिल्कुल बहुविचार आ जाएगा। बहुत सारे, और इसका सबसे ज्यादा एग्जाम्पल तो आप अमेरिकन एग्जाम्पल से देख सकते हैं। आज एलोन मस्क कहां पर पहुंचा दिया है अपने स्पेस एक्स प्रोग्राम को। सुनीता विलियम्स अभी पिछले कुछ महीनों से एक सप्ताह के लिए हमारे वहां पर जो स्पेस स्टेशन है, परमानेंट स्पेस स्टेशन, वहां पर गई थी, अभी कुछ महीनों के लिए अटक गई है। जो वापस आने वाले यान है उसमें प्रॉब्लम्स आ गए हैं बोइंग के। बिल्कुल बिल्कुल। तो और उसमें अब ये लोग नासा ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से एलोन मस्क हो या बोइंग का ही दूसरा कोई यान हो, उसी से उनको कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, आने वाले कुछ महीनों में हमारे देश के प्रयास हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जो प्रयास है, मुझे लगता है शायद वो एलन मस्क के प्रयासों से कहीं कम है, क्योंकि जो स्पेस स्टेशन की बात है संदीप जी, वो भी भारत में उसके प्रयास लगातार जारी हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी भी कह चुके हैं कि भारत में खुद का स्पेस स्टेशन के प्रयास किए जा रहे हैं। अगर भारत का खुद का स्पेस स्टेशन होता है तो उसकी क्या भूमिका होगी अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भी हम देखें तो उसको कितने वैश्विक स्तर पे हम क्या योगदान दे पाएंगे अंतरिक्ष को? देखिए, स्पेस स्टेशन अपने आप में एक अर्थ ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है। जी,
जहां से आप मानव रहित यानों के सहारे तो आप ऑब्जर्वेशन करते हैं, वो भी अर्थ ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म है, लेकिन कैमरा के सहारे आप करते हैं। आप अगर वहां पर मानव को ले जाएंगे, नेचुरली एक कैमरा से या एक कंप्यूटर से एक मानव की जो उसमें योगदान होगा वो कहीं ज्यादा होगा। तो मूलतः क्या अंतर रहता है संदीप जी में, जैसे अगर हम कैमरे के माध्यम से कर रहे हैं और मानव द्वारा, तो इसमें क्या अंतर आता है? वो इमीडिएट डिसीजंस ले सकते हैं कि समय के साथ साथ वो अपना बदल ले सकते हैं, इमीडिएट डिसीजंस ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कैमरा को अगर आपने किसी एक जगह खास जगह पर आपने पॉइंट कर रखा है, तो वो धरती के दूसरी जगह पर क्या हो रहा है उसको आपने नजरअंदाज कीजिए। उसके लिए 2-3 कैमरा इकट्ठे चलने चाहिए। जहां पर एक ही आदमी वहां पर बैठ के कई सारे कैमरास को मल्टीपली वहीं पर ये करके मॉनिटर करके धरती पर बिल्कुल हमें संदेश दे सकते हैं। बिल्कुल ऐसे कई सारे इसमें जैसे होता है कि आप मानव रहित जानों से हमने वार्निंग सिस्टम्स हमें मिले हैं, कई लोग खो गए हैं, हम उनके सिग्नल्स ट्रेस करके हम उनको धरती पर सिग्नल निकाल भेजे हैं कि आप वहां पर जाके उस आदमी को ढूंढ के निकालिए। तो सेम चीज उसी तरीके से चीजें हम भारत में भी हम ये कर सकते हैं, डिस्ट्रेस सिग्नल्स को हम उसे मॉनिटर कर सकते हैं। और जहां तक स्पेस स्टेशन की बात है तो उसमें खाली अर्थ ऑब्जर्वेशन में नहीं, वहां पर तो जाने के बाद तो आप हम तो स्पेस के लिए बने हुए नहीं, हम तो धरती पर रहने के लिए बने हुए हैं। नेचुरली हम जब ऊपर जाते हैं तो हमारे शरीर के ऊपर उसका असर पड़ता है, जीरो ग्रेविटी का असर पड़ता है, कई सारे चीजें होते हैं उसमें डिटेल में नहीं जाते हैं, लेकिन उसके बारे में आपको क्या प्रिकॉशंस लेना है ताकि आप वो सारी चीजें नहीं करना चाहिए, आपको वो सारे असर बहुत ज्यादा नहीं हो। बिल्कुल, पर विभिन्न जो प्रयास हैं संदीप जी सरकार द्वारा, उसमें से एक नाविक प्रयास बहुत उसकी चर्चा भी रही हाल ही के दिनों में, उस पर अगर आप थोड़ा प्रकाश डाल पाए। हम गूगल मैप इस्तेमाल करते हैं जी, तो उसके लिए देखिए इसका पहला कॉन्सेप्ट सबसे पहले हुआ है, इसको टेलीकम्युनिकेशन के साथ जोड़ कर देख सकते हैं। जी, आर्थर सी क्लार्क एक ब्रिटिश साइंस राइटर जी, कह सकते हैं, आपका पॉपुलर साइंस राइटर, वो बाद में श्रीलंका में सेटल हो गए थे अपना देश छोड़कर। वहाँ से उन्होंने 1945 के आसपास कभी उन्होंने पहला ये कॉन्सेप्ट दिया था कि धरती पर अगर 3 जगह पर 120 डिग्री के अंतराल में जो ध्रुवीय रेखा के ऊपर विषुवत रेखा के ऊपर 36,000 किलोमीटर ऊपर अगर आप 3 सैटेलाइट 120 डिग्री अंतराल में रखते हैं तो धरती के पूरे हिस्से को आप एक साथ कवर कर सकते हैं, और किसी भी एक उस 3 सैटेलाइट से आप धरती पे किसी भी हिस्से से अपना सिग्नल भेज सकते हैं जी। वो 1945 सेकेंड वर्ल्ड वॉर के आसपास। वो सपना तो उसी समय सपना ही था, जबकि स्पेस एज शुरू हुआ 1960 फर्स्ट स्पुतनिक का लॉन्च हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट्स 1957 समथिंग लाइक दैट। तो उसके बाद तो धीरे धीरे मानव चंद्रमा पर आदमी को जाना, ये सारे करते करते 1970s एंड 80s में कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स लॉन्च होना शुरू हैं। पहले तो वो एक सिग्नल को पूरे अपनी कंट्रीज में फैलाने के लिए, फिर पूरे धरती को बांटने के लिए, फिर कई हजार सैटेलाइट धीरे धीरे किसी एक ही कंट्री के ये सिर्फ उसके हर छोटे छोटे हिस्से को कवर करना। अब तो एलन मस्क का जो कॉन्स्टेलेशन सैटेलाइट्स हैं वो तो करीब 24,000 सैटेलाइट इकट्ठे घूमते हुए वो भेज रहे हैं, जो कम्युनिकेशन भी देंगे, तो बहुत इंटरनेट भी देंगे। बहुत विकास हो चुका है आज इस प्रकार के घर बैठ के आपको इंटरनेट भी देंगे प्लस जीपीएस देंगे। नाउ नाविक के जो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि भारत को अपनी ही टेक्नोलॉजी और अपनी ही विशेषता इसमें हासिल करना जरूरी है, क्योंकि अपनी सुरक्षाओं की बहुत सारी चुनौतियां हैं। हम आगे वाले भी स्पेस टेक्नोलॉजी में भी छलांग लगाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें नेविगेशन की बहुत जरूरी ये है, और न केवल धरती की सतह पर हमें नेविगेशन की जरूरत है,
हमारे जो मिसाइल्स जी। हैं उसका भी नेविगेशन की जरूरत है। बिल्कुल 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 संदीप जी, क्योंकि जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है उसको मनाने का जो कारण है वो चंद्रयान 3 की सफलता के साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार जो देश में युवा वैज्ञानिक हैं, जो छात्र छात्राएं हैं, उनके प्रति अंतरिक्ष विज्ञान में एक रुचि को बढ़ावा देना, उनमें उस रुचि को पैदा करना भी है। तो आपके अनुसार, और आप जो हमारे दर्शक हैं, जो युवा हैं, जो विज्ञान में रुचि रखते हैं, जो अंतरिक्ष में रुचि रखते हैं, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं द स्पेस इज द फाइनल फ्रंटियर। वाकई ये फाइनल फ्रंटियर है, अल्टीमेट नॉलेज है। अगर आप अंतरिक्ष के अध्ययन करना चाहते हैं, एनी साइंस अप्लाइड आउटसाइड अर्थ इज एस्ट्रोनॉमिकल साइंस, comes under the purview of astronomical science or space science। तो ये एक बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, इसका अनंत चुनौतियां हैं, और इसमें हमारे आर्थिक और टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस के साथ साथ इसमें बहुत सारे रास्ते खुल रहे हैं, जो नए पीढ़ी अपने सपने को साकार करने के लिए इसमें और अपनी बुद्धिमत्ता और अपनी कार्यकुशलता को अपने प्रकाश ये करने के लिए, एक नए अंजाम तक पहुंचाने के लिए यही एक सेक्टर है जो हमारे न केवल किसी आने वाली पीढ़ी को, बट अपनी देश को, अपने समाज को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाए। न केवल ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए ये सक्षम है संदीप जी, बल्कि जो आगे के पथ हैं, सफलता के जो पथ हैं, उनको अग्रसर करने में भी सक्षम है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने अपने कीमती समय से थोड़ा समय निकाला हमारे लिए, और आज हमने चर्चा की अंतरिक्ष में भारत के बढ़ते कदम पे, क्योंकि जो कदम है वो अब गतिमान हो चुके हैं और लगातार बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि भारत अब बात कर रहा है गगनयान और मंगलयान की। आपसे फिर जुड़ेंगे एक नए विषय के साथ में, एक नए अतिथि के साथ में। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।